सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, प्रीत थी। प्रीत की धड़कन अर्जुन को इतने करीब देखकर एकदम तेज हो जाती है। प्रीत के दोनों हाथ अर्जुन के सीने पर थी और दोनों की नज़रें बस एक दूसरे की ही आंखों में थी। नज़रों में दोनों इस कदर खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वह इस वक्त मंदिर में है। वहाँ पूजा करने आए लोग बस दोनों को ही देख रहे थे। दोनों वैसे के वैसे खड़े थे कि तभी अनुज की आवाज़ आती है, भाई। अर्जुन प्रीत को ऐसे ही पकड़े पीछे देखता है। अनुज प्रीत को देखने की कोशिश करने लगता है लेकिन देख नहीं पाता। अनुज प्रीत को देखने की कोशिश छोड़कर अर्जुन से कहता है, भाई भाभी ने पूजा कर ली है, हम कार में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अर्जुन बस हाँ में सिर हिला देता है। अनुज वहाँ से चला जाता है। अर्जुन आगे प्रीत को देखने लगता है जो अब भी उसे ही देख रही थी। अर्जुन धीरे से प्रीत को छोड़कर कहता है, आर यू फाइन? प्रीत जवाब न देकर खुद अर्जुन से सवाल करती है, आर यू मैरिड? अर्जुन प्रीत के सवाल से हैरान रह जाता है। अर्जुन को हैरानी में देख प्रीत थोड़ा पीछे होकर कहती है, एक्चुअली आप मैरिड जैसे दिखते नहीं हैं ना, इसलिए। जब आपके भाई की बात सुनी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, बस इसलिए मैंने पूछ लिया। प्रीत की बात सुनकर अर्जुन शरारत में मुस्कुराते हुए प्रीत के करीब जाकर कहता है, सो मुझसे शादी करने का इरादा है? प्रीत भी उसी तरह मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बेशक ही मेरा यही इरादा है। अर्जुन प्रीत की आंखों पे देखते हुए कहता है, पहली ही मुलाकात में शादी का इरादा, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रीत जवाब देती है, शायद आपकी पहली मुलाकात हो पर मेरी तो यह तीसरी मुलाकात है। अर्जुन थोड़ा सा हैरान होता हुआ कहता है, यू मीन तुम मुझसे पहले भी मिल चुकी हो? प्रीत अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है। अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, बाय द वे आई एम अर्जुन सिंघानिया। प्रीत अर्जुन के हाथ को देखती है। वह जिस हाथ को थामना चाहती थी उसका हाथ खुद के लिए आगे देखकर प्रीत को ऐसा महसूस होता है जैसे उसी ज़िंदगी में आज सब कुछ मिल गया हो। प्रीत मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है और जवाब में कहती है, प्रीत। वह इतना बोलते ही रुक जाती है और अर्जुन को देखने लगती है जो उसके पूरे नाम को जानने के लिए इंतज़ार कर रहा था। प्रीत को इस बात का डर था, अगर अर्जुन को पता चल गया कि वह राठौर परिवार की बेटी है तो शायद वह बात भी ना करे, क्योंकि दुश्मनी के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन किसी ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। तरुणा देवी ने कभी यह नौबत आने ही नहीं दी थी कि राठौर परिवार के सदस्य को अपने पोते पोतियों को दिखाए। प्रीत के अधूरे जवाब से अर्जुन कहता है, आहा। प्रीत और उसके आगे प्रीत अपने डर को छुपाते हुए कहता है,
क्या जान पहचान बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रीत काफ़ी नहीं है? अर्जुन थोड़ा सा रुक कर कहता है। काफ़ी तो है, बट कहते हुए अर्जुन रुकता है, फिर अपने खोए हुए अंदाज में कहता है, प्रीत, नाइस नेम। प्रीत मुस्कुराते हुए अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। अर्जुन वहीं खड़ा प्रीत को जाते हुए देख कर कहता है, तुम पर ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही है। अब तो प्रीत की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है और उसके कदम अचानक वहीं से रुक जाते हैं। प्रीत मुड़कर अर्जुन को देखती है, जो कि एकटक बस उसे ही देख रहा था। अर्जुन सीढ़ियों से चढ़कर प्रीत के पास जाकर खड़ा होकर कहता है, क्या तुम यहाँ हमेशा आती हो? प्रीत थोड़ी हैरान होकर अर्जुन को देखती है, तो अर्जुन कहता है, एक्चुअली तुम्हें कभी देखा नहीं ना आज तक, तो पूछ लिया। प्रीत शरारत में मुस्कुराते हुए कहती, सो मुझसे फिर से मिलने का इरादा है आपका? अर्जुन प्रीत की बातों को समझते हुए खुद भी शरारत में मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ हमेशा आती हो तो बेशक ही मेरा यही इरादा है। प्रीत अर्जुन के आंखों में देखते हुए कहती है, पहली ही मुलाकात में मुझसे फिर से मिलने का इरादा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अर्जुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अर्जुन को चुपचाप देखकर प्रीत हंसने लगती है। उसे इस तरह हंसता हुआ देख अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, अब हंसकर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ ना। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने का ज़्यादा आइडिया नहीं है। प्रीत अपनी हंसी को रोक कर कहती है, एक्चुअली मैं मंदिर रोज ही आती हूँ। कहकर प्रीत अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन को प्रीत की आंखों में बहुत ही अजीब तरह के एहसास दिखाई देते हैं। अर्जुन प्रीत से नज़रें हटाकर कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलते ही अर्जुन प्रीत की बात बिना सुने और देखे वहाँ से चला जाता है। प्रीत बस एकटक अर्जुन को जाते हुए देखती रहती है। अर्जुन कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और फिर पीछे मुड़कर दिव्या को देखकर कहता है, अब तुम ठीक हो ना? दिव्या हाँ में सिर हिला देती है। दिव्या कुछ सोचते हुए कहती है, उन्हें आने में कितना वक्त लगेगा? अर्जुन दिव्या के मासूम चेहरे को देखता है और सीधे होकर बैठ जाता है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो तो आदि फ़ोन पर बात कर रहा था, तो मैंने सुन लिया कि वह प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहा है। दिव्या शिकायत करते हुए कहती है, एक बार तो मुझे बताकर जा सकते थे या कोई मैसेज ही कर देते। अर्जुन दिव्या को देखकर कहता है, दिव्या एक बात कहूँ? दिव्या अर्जुन को देखकर हाँ में अपना सिर हिलाती है, तो अर्जुन एकदम सीरियस होकर कहता है, भूल जाओ आदि को और मुझसे शादी कर लो। दिव्या हैरानी से अर्जुन को देखती है। वहीं अनुज का भी यही हाल था। अनुज हैरानी से अर्जुन को देख रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि अर्जुन कोई मजाक कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। कार का माहौल एकदम से शांत हो जाता है। वो बहुत सीरियस था।
अर्जुन दिव्या के चेहरे को देखे जा रहा था। एकटक अर्जुन की बात और रिएक्शन देखकर दिव्या भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अनुज भी दोनों को ही देख रहा था कि तभी अचानक अर्जुन जोर जोर से हंसने लगता है। अनुज और दिव्या कंफ्यूजन में अर्जुन को देखने लगते हैं। अर्जुन दोनों को देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सीरियसली यू आर ए वेरी इनोसेंट दिव्या। दिव्या अब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन अनुज समझ जाता है कि अर्जुन सिर्फ दिव्या से मजाक कर रहा है। दिव्या को ऐसे कंफ्यूज देखकर अर्जुन कहता है, सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखने थे। फिर थोड़ा सा रुक कर कहता है, और अगर तुम आदि को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलते ही अर्जुन आई विक करता है। दिव्या जल्दी से ना में सिर हिला देती है। यह देखकर दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। दिव्या शर्म से नजरें झुकाए हुए मुस्कुराने लगती है। दिव्या को मुस्कुराता देख दोनों को ही सुकून मिलता है। अर्जुन कार ड्राइव करते हुए प्रीता की आंखों के एहसास के बारे में सोचने लगता है। वह खुद से मन ही मन कहता है, तीसरी मुलाकात में ही उसकी आंखों में मेरे लिए वो एहसास। नहीं, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है, पर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन कैसे। दिव्या पीछे बैठी पिछले दिन आदित्य के साथ बिताए पल को याद करते हुए मुस्कुराने लगती है। कार सिंघानिया मिला आकर रुकती है। तीनों अंदर जाते हैं। दिव्या को देखते ही विकासा जी तुरंत उसके पास आकर कहती हैं, दिव्या अब आप तो ठीक तो है ना। दिव्या मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। विकासा जी किचन में जाकर दिव्या के लिए नाश्ता लाती हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खुद भी बैठ जाती हैं। दिव्या नाश्ता करके कुछ देर तक हॉल में बैठती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर दिव्या कल की ली हुई गिफ्ट को निकालती है और उसे बड़े गौर से देखने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, आपके ना होने की बेचैनी इस कदर मुझे डरा रही है, जैसे आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए हो। पर आपकी बातें हमें उस डर से दूर कर रही हैं जो हर पल आपको मुझसे दूर न करने की दावा करती हैं। कहते हुए दिव्या गिफ्ट को साइड में रखती है और साइड में रखा शादी के फोटो को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और फिर वह धीरे से कहती है, प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाइए ना। आपके बगैर रहना हमसे नहीं होगा। दिन बीतते चले गए और आदित्य के गए हुए 1 हफ्ते बीत गए। इन 1 हफ्तों में दिव्या लगातार आदित्य से कांटेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन उधर से उसका फ़ोन सिर्फ स्विच ऑफ बताता। इससे दिव्या बहुत ही ज़्यादा परेशान और बेचैन हो जाया करती थी। लेकिन दिव्या को संभालने के लिए अनुज और अर्जुन हमेशा आगे आकर खड़े हो जाते थे। उनके साथ रहते हुए दिव्या कभी दुख नहीं होती।
अनुज को तो बहुत ज़्यादा दिव्या का साथ देता। दिव्या के साथ उसकी बॉन्डिंग ही कुछ अलग थी। अर्जुन और अनुज एक साथ बेंच में बैठे हुए थे और वहीं दिव्या कुछ दूरी पर बच्चों के साथ खेल खेल रही थी। दोनों ही दिव्या को मुस्कुराता हुआ देख रहे थे कि तभी अचानक अनुज कहता है, कब तक हम भाभी से सच छुपाएंगे भाई। अर्जुन हैरानी से अनुज को देखता है। अनुज दिव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कहता है, भाभी को जिंदगी भर तो हम खुश रख नहीं सकते ना। कभी तो कभी उन्हें शक तो जरूर होगा कि आदि भाई उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अर्जुन हैरान सा कहता है, तुझे कैसे पता कि आदि दिव्या को छोड़कर चला गया है। अनुज कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कैसे पता चला। अगर भाभी को ये बात पता चली तो ना मैं उनके दर्द को कभी भी देख नहीं पाऊंगा। कहते हुए अनुज अर्जुन के गले लग जाता है। अर्जुन दिव्या को एक नज़र देखता है और अनुज के पीठ को थपथपाते हुए कहता है, हम उसे यह कभी पता लगने ही नहीं देंगे। अनुज अर्जुन से अलग होकर कहता है, और आदि भाई किस हाल में जी रहे होंगे। उन्हें भी कितना दर्द हो रहा होगा ना। उन्हें कौन संभाल रहा होगा। उस दिन मैंने उन्हें इतने दर्द में देखा था। इससे पहले मैंने उन्हें कभी दर्द में नहीं देखा भाई। मुझे भी आदि भाई को गले लगाना है, उनके दर्दों को महसूस करना है। अर्जुन अनुज को संभालते हुए कहता है, अनुज आदि अपने दर्दों को बचपन से संभालता आ रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्या से ज़्यादा आदि तड़प रहा है। आदि को मैंने आज तक किसी के लिए रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन पहली बार उसने दिव्या के लिए अपने आंसू बहाए हैं। अनुज ने भी आदित्य के आंसू देखे थे। उस पल वो भी तड़प उठा था। अनुज अर्जुन के हाथ को अपने हाथों में थाम कर पूछता है, भाई ऐसी कौन सी वजह है जो आदि भाई के भाभी के साथ रहने पर भाभी की जिंदगी भर दर्द मिलेगा। अर्जुन सीधा बैठकर उन दर्द में गुम हुए कहता है, दिव्या ने किसी और की जगह ले ली है अनुज। उस लड़की के सिवाय आदि की जिंदगी में कोई आया तो उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलेगा, और अनजाने में दिव्या ने उस लड़की की जगह ले ली है। अनुज सवाली नज़रों से अर्जुन को देखकर कहता है, कौन सी लड़की। अर्जुन इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही दिव्या उनके साथ आकर बेंच में बैठ जाती है। दिव्या खेलते खेलते थक जाती है। दिव्या के आते ही दोनों अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने लगते हैं। दिव्या थकी हुई आवाज़ में ही कहती है, आप दोनों किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। अनुज हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं हाँ। अनुज की हड़बड़ाहट देखकर दिव्या उसे देखने लगती है। अनुज कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ भाभी, मैं भाई से पूछ रहा था कि मंदिर में जिसके करीब थे वो लड़की कौन थी। अनुज हड़बड़ा जाता है और फिर अपनी नज़रों को चुराते हुए कहता है, कौन सी लड़की।
मैं किसी लड़की के करीब नहीं गया। अनुज टोंट को मारते हुए कहता है। अच्छा, तो उसके कमर पर हाथ रखकर आप उसका मसाज कर रहे थे? अर्जुन घूर कर अनुज को देखता है। वहीं दिव्या अनुज की बात सुनकर हंसने लगती है। अर्जुन खड़ा होकर अनुज को बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ कि मसाज किसे कहते हैं। कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अनुज डरी हुई नज़रों से अर्जुन को जाता हुआ देखकर कहता है और दिव्या को देखकर अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, भाभी प्लीज़ ना, मुझे बचा लीजिए। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन कुछ नहीं करेंगे। अनुज झट से कहता है, आपको नहीं पता भाभी, भाई बहुत मारते हैं। उन्होंने मुझे 1 साल पहले ही ऐसी बात पर मारा था, अब भी दर्द होता है। दिव्या उठते हुए कहती है, चलिए फिर हम बात करते हैं। अनुज उठकर दिव्या के गालों को पिंच करते हुए कहता है, माई क्यूट भाभी। दिव्या घूर कर अनुज को देखती है तो अनुज दिव्या को छोड़कर कहता है, भाभी आप थक गई हैं ना? दिव्या जवाब देती है, हाँ, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? अनुज झट से कहता है, आप कहें तो मैं आपको उठा के ले चलूँ मैं। दिव्या अनुज को घूर कर देखते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। अनुज भी अब उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके दूसरे दिन दिव्या अकेली गार्डन पर बैठी किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी बहुत सारे लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए एक शख्स दिव्या के सामने खड़ा हो जाता है। दिव्या गुलाबों को देखकर पीछे खड़े शख्स से कहती है, मुझे पता है प्रियांश आप हैं। गुलदस्ते को हटाकर प्रियांश बेंच पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो लगा था आप मुझे भूल ही गईं। दिव्या तुरंत कहती है, फिल्मों की दुनिया में रहकर आप मुझे भूल गए? प्रियांश जवाब में बस मुस्कुरा देता है। गुलदस्ते को आगे करते हुए कहता है, ये मेरी प्यारी सी दोस्त के लिए। दिव्या गुलाबों को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें ले लेती है। प्रियांश और दिव्या थोड़ी देर तक बातें करते हैं। प्रियांश अपनी मूवी के सारे सीन्स के बारे में दिव्या को बताता है। दिव्या बस उसके सारे बातों को गौर से सुन रही थी कि तभी अचानक प्रियांश का फ़ोन बजता है। वह साइड में जाकर बात करता है और फिर दिव्या के पास आकर कहता है, आपसे कोई मिलना चाहती है। दिव्या कन्फ्यूजन में प्रियांश को देखती है। तभी एक लड़की दिव्या के पास आकर हाथ बढ़ाकर कहती है, हाय दिव्या। दिव्या जैसे ही उस लड़की को देखती है तो एकदम हैरान रह जाती है। प्रियांश दिव्या को देखकर कहता है, ये मेरी दी हैं, प्रीत राठौर। दिव्या झटके से बेंच से उठकर कहती है, तुम? दिव्या इस चेहरे को कैसे ही भूल सकती थी जिसने उसको 3 दिनों तक टॉर्चर किया था। प्रीत दिव्या को देखकर कहती है, आई एम सॉरी दिव्या, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए मुझे किसी का दर्द तक दिख नहीं रहा था। बस मैं अपने प्यार को पाना चाहती थी।
दिव्या एकटक प्रीत को देखने लगती है। कुछ देर में प्रीत और दिव्या बातें करने लगती हैं। प्रीत दिव्या का हाथ पकड़कर कहती है, तुम सच में बहुत ही लकी हो दिव्या, जो तुम्हें आदित्य जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। तुम्हें पता है, तुम्हें जितनी चोटें मैंने दी उससे भी ज़्यादा तुम्हारे पति ने मुझे वापस कर दिया। पूरे 1 महीने बाद घाव भरे थे। दिव्या प्रीत को घूर कर कहती है, तुम उनकी शिकायत कर रही हो मुझसे? प्रीत अपना सिर ना में हिला देती है। तभी प्रियांश कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर कहता है, दिव्या का हस्बैंड तो अर्जुन है ना? दिव्या हैरानी से प्रियांश को देखती है तो प्रीत कहती है, मुझे भी लगा था दिव्या अर्जुन की वाइफ है, इसलिए तो मैंने इसे चोट पहुंचाई, लेकिन हम गलत थे छोटे। दिव्या अर्जुन की वाइफ नहीं, ये आदित्य की वाइफ है। दिव्या प्रीत के बातों का मतलब समझते हुए कहती है, इसका मतलब तुम अर्जुन से प्यार करती हो? प्रीत मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। प्रीत का जवाब पाकर दिव्या भी मुस्कुराने लगती है। दिव्या सभी के साथ हॉल में बैठी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह कितने तकलीफ में जी रही है। आदित्य का न होना दिव्या को बहुत अजीब लगने लगा था। ऊपर से दिव्या का कॉल रिसीव नहीं करना, ये सब बातों से अब दिव्या को शक होने लगता है कि आदित्य कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया गया है, बल्कि बात कुछ और ही है। अब वह किससे पूछे कि आदित्य कहाँ गया है, यह उसे समझ ही नहीं आ रहा था। सभी शांत से बैठे ही थे कि रॉकी एक फाइल लाकर दिव्या की तरफ बढ़ाकर कहता है, मैम, ये बॉस ने आपको देने के लिए कहा है। आदित्य का जिक्र होते ही दिव्या जल्दी से ही उठकर खड़ी हो जाती है और रॉकी से फाइल ले लेती है। शाम का वक्त था, सब लोग बैठे हुए थे। उनकी नज़र भी रॉकी के दिए हुए फाइल पर ही थी। आखिर 1 महीने बाद आदित्य की कोई खबर तो आई थी। दिव्या जल्दी से उस फाइल को निकाल कर देखती है। दिव्या जैसे वो उस फाइल को पढ़ते हैं, उसके हाथ से फाइल छूटकर गिर जाती है और दिव्या के चेहरे पर दर्द उभरने लगता है। तरुणा देवी दिव्या को वैसे फाइल गिराते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ है दिव्या? क्या लिखा है फाइल में? तरुणा देवी का दिव्या कोई भी जवाब नहीं दे देती है और वैसे की वैसे ही खड़ी रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि दिव्या अपना होश खो बैठी हो। अर्जुन खड़ा होकर दिव्या के पास जाता है और दिव्या को देखते हुए नीचे झुककर फाइल को उठाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अर्जुन नजरें उठाकर दिव्या को देखने लगता है। दिव्या के दर्द अब आंसुओं का रूप ले लेती हैं। आंसुओं की बूंदें गालों से होकर नीचे की ओर गिरने लगती हैं। अब भी सब कंफ्यूज होकर दिव्या और अर्जुन को ही देख रहे थे। अर्जुन आगे बढ़कर दिव्या को कुछ बोलने ही वाला होता है कि दिव्या बिना कुछ बोले दौड़कर सीढ़ियों से होकर ऊपर चली जाती है। दिव्या को वैसे भागकर जाता देखकर सब कोई अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं।
तरुणा देवी थोड़ी तेज आवाज में कहती हैं, क्या हुआ है अर्जुन? क्या है उस फाइल में? अर्जुन फाइल को सबको दिखाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। उधर दिव्या कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और दरवाजे से लगकर बैठ जाती है। वह बिल्कुल शांत वहीं बैठी ऐसी लग रही थी जैसे वह बेजान शरीर हो। दिव्या के आंसू झरझर झरने की तरह बह रहे थे, लेकिन उसे तो जैसे इस बात का होश ही ना हो कि उसके आंसू गिर रहे हैं। दिव्या अपना होश इस कदर खोकर बैठी थी कि अपनी आंखें झपकाना तक भूल गई थी। बिल्कुल पत्थर की मूर्ति के समान दिव्या वहीं बैठी रहती है। बाहर सब परेशान होकर दिव्या का दरवाज़ा खटखटा कर थक जाते हैं और दिव्या को बुलाने लगते हैं, लेकिन दिव्या के कानों तक तो उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पा रही थी। दिव्या दर्द को सहते सहते बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। लंदन में गौरव एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो कमरे की हालत देखकर गौरव हैरान रह जाता है। चारों तरफ दिव्या की तस्वीर बिखरे पड़े थे, बेड पर, फर्श पर, सोफे पर, दीवार पर, हर तरफ दिव्या की तस्वीरें कमरे पर भरी पड़ी थी। लैपटॉप पर दिव्या की वीडियो चल रही थी। वहीं आदित्य सोफे पर बैठा एकटक बस दिव्या को मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। गौरव फोटो को थोड़ा साइड करते हुए आदित्य के साथ सोफे पर बैठ जाता है और लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है। गौरव अपनी नज़र आदित्य की तरफ करता है और कंधे पर हाथ रख कर कहता है, आदि, मैंने तुझे 1 महीने से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है यार? आखिर तूने अपनी हालत ऐसी क्यों बना कर रखी है ना कुछ खाता है, ना कुछ बोलता है और तू ठीक से सोता भी नहीं है। बस भाभी को लैपटॉप पर देखते रहता है। झगड़ा हुआ है क्या भाभी के साथ? आदित्य अब भी गौरव को कोई भी जवाब नहीं देता है, बस दिव्या को लगातार एकटक देखते रहता है। गौरव बहुत देर तक आदित्य के कुछ बोलने का इंतजार करता है, लेकिन आदित्य को तो जैसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। गौरव हार मानकर सोफे से उठकर जाने लगता है। तभी आदित्य की दर्द भरी आवाज़ आती है, किस्मत ने उसे मुझसे छीन लिया है यार। गौरव पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है। आदित्य दिव्या की एक फ़ोटो को उठाकर देखते हुए कहता है, हर बार की तरह किस्मत ने खुशियाँ दिखाकर मेरे साथ बगावत किया है। उसने मेरी ज़िंदगी को छीन लिया। कहते हुए आदित्य दिव्या की फ़ोटो को सीने से लगा लेता है। गौरव आदित्य की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा था। आदित्य गौरव को एक एक करके सारी बातों को बता देता है। यह सब सुनते हुए गौरव के चेहरे पर गुस्सा साफ तौर से उभरने लगता है। गौरव अपने गुस्से को संभालते हुए आदित्य के साथ सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य गौरव के गले लग कर कहता है, भाई ने कहा था कि मैं किस्मत से डरता हूँ। तुझे तो पता है ना कि मैं किस्मत से क्यों डरता हूँ। भाई ने मुझसे ये भी कहा कि मैं किस्मत से लड़ता क्यों नहीं। तुझे तो पता है ना
कि मैंने एक बार कोशिश की थी तो क्या हुआ था। गौरव आदित्य की पीठ पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगता है। आदित्य गौरव से दूर होता है। गौरव आदित्य को देखता है और फिर सवाल करता है, आदि, तुझे ये पता ही नहीं कि राखी, दादी, आंटी और अर्जुन किस पंडित जी की बात कर रहे हैं? और ऐसा कौन सा दर्द मिलेगा अगर भाभी तेरे साथ रही तो? आदित्य जवाब देता है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा दर्द है और क्यों है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी वजह से उसे तकलीफ मिलेगी। गौरव आदित्य को देखकर समझाते हुए कहता है, लेकिन तू बिना पूरी बात जाने भाभी से दूर कैसे हो सकता है? तो कम से कम दादी से पूछ तो लेता। आधी अधूरी बात सिर्फ गलतफहमी को ही जन्म देती है और गलतफहमी रिश्ते को तोड़कर रख देती है। आदित्य लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं उस दर्द के बारे में जानूं। बोलते हुए आदित्य अपनी जगह से एकदम खड़ा हो जाता है और टेबल पर रखकर शराब की बोतल को उठाने को होता है कि गौरव उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य गौरव को देखने लगता है। गौरव अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं आदि, तू नशा नहीं कर सकता है। तुझे वहाँ वापस जाना होगा। तुझे पता भी है तेरे इतने दिन तक दूर रहने से भाभी की हालत क्या हो रही होगी, वो कैसे जी रही होंगी। दिव्या का जिक्र सुनते ही आदित्य गौरव के हाथों को झटक देता है और शराब की बोतल खोलकर सीधे बोतल से ही पीने लगता है। गौरव उससे कोशिश करता है रोकने की, उससे पहले ही वह शराब को एक सांस में ही पी लेता है। अब आदित्य की आंखों में शराब का नशा साफ तौर पर दिखाई देने लगता है। आदित्य गौरव से कहता है, वो खुश रहे इसीलिए तो मैं दर्द में जी रहा हूँ। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचता तो वह इस वक्त मेरे बाहों में होती और मैं सुकून से सो रहा होता। गौरव आदित्य की आंखों में देखता है जिसमें नशे के साथ साथ दर्द भी दिख रहा था। गौरव कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन अब तू क्या करेगा? भाभी को इस तरह रिश्ते में बांधकर हमेशा अकेला तो नहीं रख सकता ना। आदित्य लड़खड़ाते हुए बेड पर जाकर बैठ जाता है और एक बार दिव्या के फोटो को देखकर सीने से लगा लेता है और फिर से गौरव से कहता है, इसीलिए तो मैंने आज उसके पास डिवोर्स पेपर भेज दिया है। आदित्य की बात सुनकर गौरव गुस्से से आगे बढ़कर उसके कंधे को जोर से पकड़कर कहता है, तेरा दिमाग खराब है? बिना कुछ सोचे समझे तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आदित्य भी जोर से गौरव को धक्का देकर चिल्लाते हुए एकदम से कहता है, तो और मैं क्या करता? हाँ, वो मेरा रोज लौटने का इंतज़ार करती है। कब तक? हाँ, मैं उसे इंतज़ार कराता। गौरव गुस्से से आगे बढ़कर आदित्य को एक थप्पड़ मार देता है। आदित्य का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। गौरव का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है। वह बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है, होश खोकर बैठा है तू? खुद को तो दर्द दे ही रहा है, भाभी को भी दे रहा है।
क्या समझता है तू खुद को? बहुत बड़ा काम कर दिया। ये जो किया है उससे भाभी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी। वो दर्द से मर जाएंगी। कभी सोचा भी है अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो? आदि अब भी वक्त है। चला जा भाभी के पास और सारी गलतफहमियों को दूर कर। इतना बोलते ही गौरव वहाँ से कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं आदित्य अपनी जगह से फिर से उठता है और दूसरी शराब की बोतल को खोलकर उसे पीने लग जाता है। वहीं ज्येष्ठा कमरे से निकलकर बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी बाहर से कोई खींचकर उसे दीवार पर सटा देता है। ज्येष्ठा जैसे उसे देखती है गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। उसके सामने रुद्राज खड़ा था। रुद्राज ज्येष्ठा के कमर को खींचकर अपने करीब करते हुए कहता है, ऐसा क्या देख लिया तुमने ध्रुव में जो उसे अपना जिस्म सौंप दिया? ज्येष्ठा उससे दूर होने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। रुद्राज ज्येष्ठा को देखकर मुस्कुराता है और अपने हाथों को उसके चेहरे पर मूव करने लगता है। ज्येष्ठा गुस्से से कहती है, शर्म नहीं आती अपने भाई की वाइफ को छूते हुए? रुद्राज बेशर्मी में कहता है, बिल्कुल नहीं। रुद्राज ज्येष्ठा के चेहरे से होते हुए होठों को देखकर अपनी उंगलियों को ज्येष्ठा के होठों पर फेरने लगता है और कहता है, बहुत गलत जगह आ गई हो। ध्रुव के साथ साथ तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होगी। ज्येष्ठा हैरानी से रुद्राज को देखती है। रुद्राज मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, डर गई? या ये बात तुम ध्रुव को बताओगी? अगर बताओगी भी तो वो तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। आखिर मैंने उसे अपने रिश्ते के प्यार में अंधा जो बना दिया है। सच कहूँ तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, हद से भी ज़्यादा। खैर तुम्हें इसलिए यह बताया क्योंकि मैंने ही श्रिया को ध्रुव को मारने के लिए भेजा था, लेकिन बेचारी खुद मर गई। रुद्राज फिर से एक बार कहता है, तुम चाहो तो श्रेया की जगह ले सकती हो और ध्रुव को मारकर अपनी किस्मत खोल सकती हो। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा कि तुम्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। वह इतना ही बोलता है कि तभी हॉल से आवाज़ आती है, वाइफी। ध्रुव की आवाज़ सुनकर रुद्राज ज्येष्ठा को एक स्माइल देकर छोड़ देता है। ज्येष्ठा जल्दी से ध्रुव के पास जाती है और वह एकदम से उसमें लिपट जाती है। ज्येष्ठा को ऐसा देखकर ध्रुव परेशान होकर पूछता है, व्हाट हैपेंड वाइफी? ज्येष्ठा ध्रुव से अलग होकर ऊपर की तरफ देखकर कुछ बोलने को होती है कि वह रुक जाती है और ध्रुव को देखकर मन ही मन में कहती है, इसे मैंने बताया भी तो ये मेरा यकीन नहीं करेगा। ज्येष्ठा अपना सिर ना में हिला देती है। यह देखकर ध्रुव ज्येष्ठा को गोद में उठा लेता है। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखते हुए कमरे के अंदर लेकर चला जाता है और दरवाजे को बंद करके ज्येष्ठा को बेड पर बैठा देता है और फिर बिना वक्त गंवाए ज्येष्ठा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। ज्येष्ठा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। ध्रुव ज्येष्ठा को डीप किस करने लगता है।
ज्येष्ठा भी उसका पूरा साथ देने लगती है। धीरे धीरे दोनों की हार्ड होने लगती है किस। ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को बेतहाशा चूमने लगता है। ज्येष्ठा के हाथ ध्रुव के बालों पर चलने लगते हैं। एक लंबी किस करने के बाद ध्रुव ज्येष्ठा को छोड़कर उसे देखने लगता है। ज्येष्ठा गहरी गहरी सांसें लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा को गले से लगाकर कहता है, तुम कल से यहाँ नहीं रहोगी। मैंने तुम्हारे लिए एक फार्म हाउस खरीद लिया है। कल से तुम वहीं रहोगी। ज्येष्ठा सांसों को काबू करते हुए कहती है, लेकिन क्यों? ध्रुव ज्येष्ठा से अलग होकर उसे देखते हुए कहता है, वाइफ ही, मैंने भाई को तुम्हारे करीब आते हुए देख लिया था। मैं अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तुम कल से फार्म हाउस में ही रहोगी। ज्येष्ठा झट से ही बोलती है, मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह ज्येष्ठा के माथे को चूम कर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ फार्म हाउस में ही रहूँगा। वहीं रुद्राज वाइन की गिलास हाथ में लिए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ध्रुव, तुम दूसरी जगह रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हें तब भी मारूँगा। बस एक बार मेरी जाने मन मेरे बाहों में आ जाए, फिर तुम्हारी सांसों को ही मैं छीन लूँगा और उसके साथ साथ तुम्हारी वाइफ को भी तुम्हारे पास भेज दूँगा। वहीं दिव्या बेड पर बेजान सी बैठी हुई थी और सारा का सारा परिवार उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे। दिव्या की आंखें तो खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुकी है। दिव्येश के पेपर को देखकर दिव्या सदमे में चली गई थी। उसकी यह हालत देखकर अनुज देख नहीं पाता और कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अर्जुन देखता है तो अनुज एक साइड में खड़े होकर रो रहा था। अर्जुन अनुज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है तो अनुज झटके से अर्जुन के गले लगकर रोने लगता है। वहीं कमरे में विकासा जी दिव्या के पास बैठी हुई थी। दिव्या की आंखों से फिर एक बार आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे अब भी इस बात का होश नहीं था। विकासा जी आगे बढ़कर दिव्या के आंसुओं को पोंछती हैं, फिर भी दिव्या कोई रिएक्ट नहीं करती। तरुणा देवी दिव्या को वैसे दर्द में देखकर बाहर की ओर चली जाती हैं। उसके साथ साथ बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। रूमी दिव्या के साथ बेड पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रूही और रूहानी भी दिव्या के साथ बेड पर बैठ जाती हैं। विकासा जी भी अब दिव्या के दर्द को देख नहीं पाती और आंसुओं को लिए बाहर चली जाती। रूहान दिव्या के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका भी दिव्या पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो वैसी का वैसी आंखें खोले बेड पर बेसुध सी पड़ी हुई थी।